बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य। आपका कला एवं वाणिज्य का मतलब है कि आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट दोनों के सेम पेपर आएंगे अर्थशास्त्र के। आज हम इकाई 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे, परंतु ये महत्वपूर्ण प्रश्न केवल मध्य प्रदेश के छात्रों के संदर्भ में हैं। आज हम इकाई 2 देखेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी इकाई है और सबसे अधिक अंक से इसी इकाई से आने वाला है। इकाई 2 में अध्याय 2, 3 और 4 हमारे सांख्यिकी के ये तीनों पाठों को मिलाकर इकाई 2 बनाई गई है और इससे कुल अंक आपको परीक्षा में 17 अंक का पूछा जाएगा। 17 अंक में आपको 4 जो प्रश्न होंगे ये वस्तुनिष्ठ होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा, 3 अंक के आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इस इकाई से और 5 अंक का एक प्रश्न होगा। इस तरह से आपको इस यूनिट से कुल 4 प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ। प्रश्न 1, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो इसे कहते हैं। देखिए, यहाँ प्रश्न ही आप यदि अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आधा उत्तर मिल जाएगा। जब आंकड़ों का जो वर्गीकरण है किसके आधार पर किया जाता है? समय के आधार पर किया जाता है। इसे हम कहेंगे भौगोलिक वर्गीकरण, समय अनुसार वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण या मात्रात्मक वर्गीकरण। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया था समय के आधार पर वर्गीकरण, तो सही उत्तर क्या होगा? समय अनुसार वर्गीकरण। अगला प्रश्न है हमारा, आंकड़ों को विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है तो इस विधि का नाम है। विशेषताओं के आधार पर देखिए, भौगोलिक वर्गीकरण क्या होगा? भौगोलिक स्थिति के अनुसार, जैसे देश है, राज्य है, शहर है, जिला है, कस्बा है, इसको हम स्थानिक वर्गीकरण भी कहते हैं, भौगोलिक वर्गीकरण को। दूसरा समय अनुसार, जहां मुख्य आधार क्या होता है? समय। तीसरा है गुणात्मक वर्गीकरण। विशेषताओं के आधार पर आंकड़ों के वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीयता है, साक्षरता है या लिंग के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, इसे हम कहते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। और चौथा है हमारा मात्रात्मक वर्गीकरण। मात्रा के अनुसार होगा ये वर्गीकरण, जैसे ऊंचाई है, भार है, आयु है या इनकम है, आय है, मतलब छात्रों की के जो प्राप्तांक है उसके आधार पर जो वर्गीकरण होगा उसे हम मात्रात्मक वर्गीकरण कहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि आंकड़ों को विशेषताओं के आधार पर, विशेषता के आधार पर यदि वर्गीकरण होगा तो ये सही उत्तर इसका होगा गुणात्मक वर्गीकरण। तीसरा प्रश्न है हमारा, एक अच्छी प्रश्नावली का गुण कौन सा है? प्रश्नावली का तात्पर्य बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह। जब आपको बहुत सारे प्रश्न एक साथ दिखें किसी भी उद्देश्य के लिए, परीक्षा के उद्देश्य से या आपके बारे में कुछ जानना है, आपके परिवार के बारे में जानना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन या प्रश्नों का जो संग्रह होता है वो प्रश्नावली कहलाती है। तो कौन सा गुण होना चाहिए एक अच्छी प्रश्नावली में? तो ये दिया है पहला, उचित क्रम। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी प्रश्नावली हो वो कैसी हो? उचित क्रम में हो। जैसे एक प्रश्नावली आपके परिवार के बारे में जानने के लिए यदि मैंने बनाया तो क्या होगा? प्रश्नावली का पहला प्रश्न, आपका क्या नाम है, आपके पिता का क्या नाम है, आपकी माता का क्या नाम है, आपकी उम्र क्या है, यानी ये, या आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। यदि ये पूछा जाए कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, फिर पूछा जाएगा आपके दादाजी कहाँ रहते हैं, फिर पूछा जाएगा आप किस शहर के हैं, या फिर पूछा जाएगा कि आपकी माता का क्या नाम है। तो क्या ये क्रम सही लग रहा है आपको? ये क्रम सही नहीं है। तो प्रश्नावली का क्रम कैसा होना चाहिए? उचित होना चाहिए। उचित स्थान। उचित स्थान का मतलब है जो प्रश्नावली है उसमें प्रॉपर सही प्लेस होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, जिससे कि आप उत्तर उचित स्थान पर लिख सकें। छोटे एवं स्पष्ट प्रश्न। प्रश्न बहुत बड़े नहीं होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए कि आपको पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाए कि आपको इसका उत्तर क्या लिखना है या पूछने वाला आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो इस तरह से ये तीनों गुण प्रश्नावली में होना चाहिए। तो उत्तर क्या होगा हमारा? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, आयत चित्र।
आयत चित्र कैसा होता है? एक विमा आरेख, द्विविमा आरेख, त्रिविमा आरेख और कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा द्विविमा आरेख। क्यों है ये सही उत्तर? क्योंकि जो आयत चित्र होता है वो क्या होता है, इसमें हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों दी रहती है आयत चित्र में, यानी इसमें दो विमा है, टू डायमेंशनल। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल कहते हैं। यदि बिंदु रेखीय आरेख होता है तो हम सीधे डंडा बना देते हैं इस तरह से। ये क्या होगा? एक विमी। ये क्या होगा? एक विमी। परंतु जो आयत चित्र बनते हैं उसमें चौड़ाई भी होती है और लंबाई भी होती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं द्विविमा आरेख। खाली स्थान भरिए। प्रश्न 2 है, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर है। जब हम किसी भी वर्गांतर में उच्च सीमा से निम्न सीमा का यदि हम को घटाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्गांतर कहते हैं। दूसरा है हमारा, पूर्व में उपयोग में आने वाले समंक खालिस्तान समंक कहलाते हैं। पूर्व में उपयोग में आने वाले समंक, यदि किसी पत्रिका में दिया है कि पिछले वर्ष कितनी वर्षा हुई, बारिश कितनी हुई, और ये आंकड़ों को हम अपनी बुक में लिखे या हमने अपने कॉपी में लिखा, तो ये कौन से समंक कहलाएंगे? द्वितीयक समंक। क्योंकि ये पत्रिका में पहले से ही वर्षा के आंकड़े दिए हुए हैं और इस पत्रिका से लेकर हमने इन समंकों का उपयोग किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक क्या होंगे? ये पत्रिका जब इसने आंकड़े लिए होंगे, इसके अनुसंधानकर्ता ने इन आंकड़ों का जब उपयोग किया होगा, जब अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने लिए उपयोग के लिए आंकड़े एकत्रित करता है, उसे हम प्राथमिक समंक कहते हैं। तीसरा है हमारा, चित्र गोलाकार होते हैं। चित्र गोलाकार होते हैं मतलब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे वृत्त चित्र या पाई चित्र। चौथा है हमारा, द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होते। अभी हमने देखा था कि ये पत्रिका से जब हम आंकड़े लिए थे, समंक लिए थे, तो ये हमारे अपने नहीं थे, बल्कि ये हमने कहाँ से लिया था? पत्रिका से लिया था। तो द्वितीयक समंक जो होते हैं वो कभी भी मौलिक नहीं होते, जबकि प्राथमिक समंक हमेशा मौलिक होते हैं, क्योंकि वो अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है। प्रश्न 3 है हमारा, सत्य असत्य बताइए। किसी वर्ग में आने वाले चरों की संख्या को वर्ग आवृत्ति कहा जाता है। वर्ग आवृत्ति। वर्ग आवृत्ति क्या होती है? वर्ग आवृत्ति किसी वर्ग में शामिल मदों की संख्या को उस वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? F से प्रदर्शित करते हैं। ये उत्तर क्या होगा? सत्य होगा। किसी वर्ग में आने वाले चरों की संख्या को हम क्या कहते हैं? वर्ग आवृत्ति कहते हैं। तो ये उत्तर कैसा है? सही है। दूसरा है हमारा सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। अनुसंधान के उद्देश्य से अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली तैयार करता है, जिसको कौन भरता है? सूचक। यानी ये भी उत्तर कैसा है? सत्य है। घंटा, दिन, हफ्ता व महीना भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है। अभी मैंने आपको बताया था कि शहर है, राज्य है, देश है, कस्बा है, ये किसका उदाहरण है? भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है। जबकि घंटा, दिन, हफ्ता और महीना किसका उदाहरण है? समय आधारित उदाहरण है, समय अनुसार वर्गीकरण का उदाहरण है। इस प्रकार से ये जो कथन है ये असत्य है। चौथा है हमारा, संचयी आवृत्ति से आशय एक वर्ग की आवृत्ति से है। संचयी आवृत्ति एक वर्ग की आवृत्ति से है, ये कैसा स्टेटमेंट है? असत्य है। आवृत्तियों के परस्पर योग से संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाती है। जितनी आवृत्ति होती है सबको हम जोड़ देते हैं, उससे हमको क्या प्राप्त होती है? संचयी आवृत्ति। जबकि ये क्या कह रहा है? एक वर्ग की आवृत्ति से है। ये बात गलत है। हम सभी वर्गों की आवृत्ति को जोड़कर हम क्या निकालते हैं? संचयी आवृत्ति निकालते हैं। इस तरह से पहला वाला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है और चौथा भी असत्य है।
प्रश्न 4 है हमारा, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, मध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। मध्य मूल्य क्या होता है? किसी वर्ग के वर्गांतर का मध्य बिंदु ही मध्य मूल्य कहलाता है। इसे वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा, इन दोनों को जोड़कर यदि हम 2 का भाग दे देते हैं तो हमको क्या ज्ञात हो जाता है? मध्य मूल्य ज्ञात हो जाता है। तो मध्य मूल्य के सूत्र को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मध्य मूल्य बराबर L1 प्लस L2 अपॉन 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। जब हम निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं तो ये हमारा सूत्र बन जाता है मध्य मूल्य का सूत्र। अगला प्रश्न है हमारा, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समंक क्या कहलाते हैं? जब अनुसंधानकर्ता स्वयं समंक को एकत्रित करता है, इसे हम कहते हैं प्राथमिक समंक। तो इसका उत्तर क्या है? प्राथमिक समंक। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। हर 10 वर्ष में हमारे देश में जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, द्विगुण सारणी किसे कहते हैं? देखिए, प्रश्न को यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर यहीं मिल जाएगा। द्विगुण, जब आंकड़ों की 2 विशेषताओं को हम प्रस्तुत करते हैं वो कहलाती है सारणी द्विगुण सारणी। जब एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों पे। इसे द्विगुण सारणी कहते हैं। द्विगुण सारणी में 2 गुणों वाले समंकों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे उदाहरण लिखा है मैंने, साक्षर, निरक्षर। हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं कि कितने व्यक्ति साक्षर हैं, कितने व्यक्ति निरक्षर हैं। या छात्र है, छात्राओं को छात्र छात्राएं ले सकते हैं, या शहरी और ग्रामीण के आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम 2 गुणों के आधार पर सारणी बनाते हैं उसे हम कहते हैं द्विगुण सारणी। 5वां प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। अच्छी प्रश्नावली का गुण है। अभी हमने देखा था अच्छी प्रश्नावली कैसी होना चाहिए? छोटे एवं स्पष्ट प्रश्न होने चाहिए। प्रकाशित आंकड़े जो पहले से प्रकाशित हैं, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था ना कि मैगजीन में पहले से वर्षा के आंकड़े थे, तो जो ऑलरेडी पहले से प्रकाशित हैं ये आंकड़े कहलाते हैं द्वितीयक समंक। तीसरा है हमारा टिप्पणी। अभी आपने सारणी भी पढ़ा होगा, तो सारणी जब बनाई जाती है, जब सारणी बनाई जाती है तो यहाँ शीर्षक, उपशीर्षक और इस तरह से फॉर्मेट आपने देखा होगा। अंत में यहाँ पर टिप्पणी लिखी जाती है। तो सारणी का जो अंतिम भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? टिप्पणी। चौथा है हमारा संचयी बारंबारता वक्र। ये क्या कहलाता है? तोरण। तो इसके उत्तर है हमारा, पहले का बी है, दूसरे का ए है द्वितीयक समंक, तीसरा है टिप्पणी, इसका सही उत्तर है सारणी का अंतिम भाग, और चौथा है हमारा संचयी बारंबारता वक्र, जिसका उत्तर है हमारा तोरण। अब हमारा प्रश्न है 6, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये इसमें से आपको 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप निर्देश को जरूर पढ़िए, क्योंकि निर्देश में दिया रहता है हमेशा जो 2 अंक के प्रश्न होते हैं वो कितने शब्द सीमा में होना चाहिए? हमारे 30 शब्द की सीमा में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको मार्गदर्शन के लिए दिया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके 30 शब्द लगभग कितनी लाइन में हो रहे हैं। तो ये आप पहले से अभ्यास करके रखेंगे तो आप परीक्षा में ज्यादा अच्छा उत्तर दे पाएंगे। पहला है हमारा प्रश्न, मध्य मूल्य से क्या आशय है? यदि किसी वर्ग की, इसका सूत्र अभी हमने देखा था पिछली स्लाइड में, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए, उसमें हमारा ये आया था कि मध्य मूल्य का सूत्र लिखिए। अब हमको क्या बताना है? इसका अर्थ बताना है। यदि किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का योग करके उसका औसत ज्ञात किया जाए तो वह कहलाता है मध्य मूल्य, हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी को मैंने दूसरे भाषा में भी यहाँ पे लिखा है, वर्ग सीमाओं के मध्य बिंदु को मध्य मूल्य कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए दोनों सीमाओं के जोड़ों को 2 से भाग दिया जाता है। देखिए, अभी हमने सूत्र भी लिखा था इसका, आप इसका सूत्र भी यहाँ लिख सकते हैं। आपको यदि सूत्र याद है तो ये परिभाषा आप आसानी से बना सकते हैं।
पद की निम्न सीमा और पद की उच्च सीमा दोनों को जोड़कर 2 से हम यदि भाग दे देते हैं तो हमको क्या ज्ञात होगा? मध्य मूल्य ज्ञात होगा। तो इस तरह से आप इस सूत्र की सहायता से भी परिभाषा बना सकते हैं। सतत चर किसे कहते हैं? सतत चर, सतत का मतलब होता है लगातार, जहां कोई ब्रेक ना हो। और चर किसे कहते हैं? चर क्या है? किसी तथ्य की वह विशेषता या प्रक्रिया जिसे हम संख्याओं के रूप में मापा जा सके वो कहलाता है चर। जैसे छात्रों का वजन हम लेते हैं, चर 2 प्रकार के होते हैं, एक है खंडित चर और दूसरा है हमारा सतत चर। सतत चर क्या है? हमको उत्तर में क्या लिखना है? सतत चर। सतत चर वे चर हैं जो निरंतर बढ़ते हैं, लगातार बढ़ते हैं या भिन्नात्मक होते हैं। भिन्न का मतलब आपने गणित में पढ़ा ही होगा, जैसे ये मैंने लिखा, ये क्या है? भिन्न है। या दशमलव वाली संख्या, जैसे हमने लिखा 5.2, पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। इनका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है। इनके मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच कोई निश्चित अंतर नहीं होता। सतत श्रृंखला में चर का मूल्य भिन्नों के रूप में, जैसे हम 2.4, 4.6, 6.8 या ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं वर्गांतर में 2 से 8 तक के अंक, 4 से 6 तक के अंक आदि वर्ग अंतरों के मूल्य के रूप में हम प्रकट कर सकते हैं। प्रश्नावली किसे कहते हैं? प्रश्नावली मतलब प्रश्नों का संग्रह। जब अनुसंधानकर्ता सांख्यिकी अनुसंधान में उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चुने हुए विषय से संबंधित प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार करता है, यानी यहाँ पर अनुसंधानकर्ता का कोई उद्देश्य है निश्चित कि मुझे क्या पता करना है। जैसे मैं आपके क्लास में ये पता कर सकती हूँ कि कक्षा 11वीं में आर्ट्स के बच्चों को हाफ ईयरली में कितने मार्क्स मिले थे, तो मेरा जो उद्देश्य है आपके क्लास के हाफ ईयरली मार्क्स जानना है, तो मैं उससे संबंधित एक प्रश्नावली तैयार कर सकती हूँ कि मुझे ये पता चल जाए कि कितने बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों को अर्थशास्त्र समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरह से प्रश्नावली प्रश्नों से संबंधित एक कलेक्शन है जहाँ बहुत सारे प्रश्न एक साथ दिए रहते हैं, जिसका जो उत्तर है वो कौन भरेगा? स्वयं उत्तरदाता के द्वारा भरा जाता है या फिर शोधकर्ता अथवा प्रशिक्षित जांचकर्ता के द्वारा भी भरा जाता है। कभी कभी क्या होता है, प्रगणक भी भर देते हैं। ये प्रश्नावली और अनुसूची में अभी आगे हम अंतर समझेंगे कि जब उत्तरदाता स्वयं भरता है वो कहलाती है प्रश्नावली। वृत्त आरेख क्या है? वृत्तीय या पाई आरेख वह चित्र है जिसमें एक वृत्त को कई भागों में बांटकर आंकड़ों के भिन्न भिन्न प्रतिशत या सापेक्ष मूल्य को प्रस्तुत किया जाता है। वृत्त आरेख भी एक घटक आरेख है। वृत्त का मतलब है ऐसा आरेख जो किस रूप में हो? वृत्त के रूप में हो। इसे हम क्या कहेंगे? वृत्त आरेख कहेंगे। आंकड़ों को तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु वृत्त का प्रयोग किया जाता है। वृत्त चित्र वर्ग चित्र की तुलना में अधिक आकर्षक होते हैं। हम चित्रों को वर्ग चित्र के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। वर्ग चित्र भी हमारे पुस्तक में है। इस तरह से जब चित्रों को हम प्रस्तुत करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? वर्ग चित्र। इनकी रचना करना अधिक सरल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल अर्ध व्यास पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अर्ध व्यास पर। वृत्त आरेख का प्रयोग उत्पादन, जनसंख्या आदि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वृत्त चित्र भी 2 प्रकार का होता है। ये होता है हमारा साधारण वृत्त चित्र और दूसरा होता है हमारा अंतर विभक्त वृत्त चित्र। तो आपको इतना डिटेल में चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि ये केवल 2 अंक का है। तो आप इतना लिख के ये सरल वृत्त चित्र का चित्र बना सकते हैं कि यहाँ पर हम कुछ और उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है या उड़द है। तो इस तरह से इनके उत्पादन की भी हम तुलना कर सकते हैं। तो इस तरह से वृत्त आरेख क्या है? जब आरेख वृत्तीय आकार में हो, इसे हम वृत्त आरेख कहेंगे। और इसमें मुख्य क्या होगा? आपकी त्रिज्या या अर्ध व्यास के अनुपात के रूप में हम इसका वृत्त का क्षेत्रफल को दिखाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा घटक दंड आरेख या अंतर विभक्त दंड चित्र।
घटक दंड आरेख वह दंड आरेख है जो किसी तथ्य के कुल मूल्य तथा उपविभाजन को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार चित्र में संपूर्ण मूल्य का एक दंड बनाकर उसका उपविभाजन कर दिया जाता है। इसे घटक दंड आरेख या अंतर विभक्त दंड आरेख कहते हैं। दंड में विभिन्न भागों को अलग अलग दिखाने के लिए उनमें विभिन्न रंग भर दिए जाते हैं। तो आप इसका चित्र देख लीजिए, इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह के दंड आरेख में कुल दंड आरेख बना लेते हैं और इसको अलग अलग विभाजित कर देते हैं घटकों में, या इसी को हम अंतर विभक्त दंड चित्र भी कहते हैं। क्योंकि जैसे हमने लिया कि ये कक्षा 11वीं के स्टूडेंट हैं, कक्षा 11वीं में ये ब्लू कलर में छात्राएं हैं और ये हैं हमारे छात्र। ये कक्षा 12वीं में है छात्र हैं और ये छात्राएं। ये कक्षा 10वीं में छात्र हैं और ये हैं छात्राएं। ये कक्षा 9वीं में छात्र हैं और ये छात्राएं। तो इस तरह से कक्षा 9वीं के कुल छात्र छात्राएं इतने हुए, जिसमें से हमने इसमें छात्रों को अलग कलर से व्यक्त किया और छात्राओं को अलग कलर से व्यक्त किया। यही कहलाता हमारा घटक दंड आरेख। देखिए, ये केवल 2 अंक का है, परंतु फिर भी आप यदि परीक्षा में चित्र बना देते हैं तो आपको अंक बहुत अच्छे मिलते हैं। इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, परंतु फिर भी आप सांख्यिकी में कोशिश करिए कि अधिक से अधिक चित्रों के द्वारा प्रदर्शन कीजिए, जिससे जांचने वाले को ये पता चलता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब है हमारा प्रश्न 7, लघुत्तरीय प्रश्न। ये 3 अंक का है। तो इसमें आपको लगभग 70 से 80 शब्दों की शब्द सीमा में इसका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, वर्गीकरण तथा सारणीयन में अंतर लिखिए। तो मैंने ये एक आपको सारणी दी हुई है, तो आपको इससे देख के, आपने ऐसी सारणी तो पक्का देखी ही होगी। ये हमारा वर्गीकरण है। वर्गीकरण आंकड़ों को उनकी विशेषता के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में बांटा जाए, जैसे शिक्षित है, अशिक्षित है, या यहाँ हमने क्या किया है, अंकों के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो ये कहलाता है वर्गीकरण। वर्गीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा हम समान या असमान आंकड़ों को विभाजित करते हैं। अब ये दूसरा है हमारा सारणीयन। सारणीयन क्या होता है? सारणीयन आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने की विधि है, या सारणीयन में हम कॉलम और पंक्ति के रूप में आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। वर्गीकरण का काम है आंकड़ों को, समंकों को वर्गीकृत करना, जबकि उसको प्रस्तुत करने का काम कौन करता है? सारणीयन। ये देखिए, आप अभी हमने ये उत्तर देखा था, ये देखिए लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है टिप्पणी। यानी सारणी के अंत में हम क्या लिखते हैं? टिप्पणी लिखते हैं। तो इस तरह से पहला जो स्टेप है वो वर्गीकरण है, और उसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है? प्रस्तुतिकरण का, सारणीयन का। अब हम इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। वर्गीकरण, सर्वप्रथम समंकों को वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार वर्गीकरण सारणीयन पर आधारित नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है? वर्गीकरण का। वर्गीकरण के बाद समर्थकों का सारणीयन किया जाता है, समंकों का, ये है समंक, समंकों का सारणीयन किया जाता है। सारणीयन वर्गीकरण पर आधारित है। इस तरह से आप समझ गए कि पहले वर्गीकरण होगा और वर्गीकरण के बाद उसका क्या किया जाएगा? सारणीयन। तो इस तरह से वर्गीकरण पर आधारित प्रक्रिया है सारणीयन। दूसरा है हमारा, वर्गीकरण में समंकों को उनकी समानता एवं असमानता के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, जबकि सारणीयन में वर्गीकृत वर्गों को रेखाओं के द्वारा विभिन्न खानों व पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हम उसको सारणी को बनाते हैं। इसमें शीर्षक, उपशीर्षक और बीच में इस तरह से डब्बे बना के यहाँ पे अलग अलग कॉलम में हम शो करते हैं। वो क्या थी? हमारी सारणी। तो सारणी में हम काहे से व्यक्त करते हैं? रेखाओं के द्वारा विभिन्न खानों व पंक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है हमारा, वर्गीकृत सांख्यिकी विश्लेषण की एक विधि है। ये सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं इसमें हम वर्गीकरण में, जबकि सारणीयन समंकों को प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है। ये एक तरह से सिर्फ प्रेजेंटेशन है। सारणीयन मतलब हम किसी भी आंकड़े को किस तरह से प्रस्तुत करेंगे, वो कहलाएगी हमारी सारणीयन।
चौथा है वर्गीकरण के अंतर्गत समंकों को वर्गों एवं उपवर्गों में बांटा जा सकता है। सारणियन के अंतर्गत समंकों को हम शीर्षक व उपशीर्षक में प्रस्तुत करते हैं। तो आप सीधे समझ लीजिए कि आपने वर्गीकरण में आपने देखा कि आपको अर्थशास्त्र में अर्धवार्षिक में कितने अंक प्राप्त हुए। तो आपकी टीचर्स मार्क्स बताती हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि 10 से 20 के कितने बच्चों को मिले हैं, 20 से 30 कितने बच्चों को मिले हैं। ये हमारा वर्गीकरण है। परंतु जब वार्षिक परीक्षा के बाद आपको अंक सूची प्राप्त होती है, जिसमें आपका नाम, कक्षा, वर्ग, आपके माता पिता का नाम, आप पास हुए, किस श्रेणी में पास हुए, इस तरह से आपकी जो अंक सूची है एक तरह से सारणियन का काम करती है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्गीकरण की 5 विशेषताएं लिखिए। एक अच्छे वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा स्पष्टता, व्यापकता, सजातीयता, अनुकूलता और अंतिम है हमारा स्थिरता। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं स्पष्टता। वर्गीकरण करते समय यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी इकाई किस वर्ग में रखी जाएगी। विभिन्न वर्ग की इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए कि उनको हम सरलता और स्पष्टता से समझ सकें। अगला है हमारा व्यापकता। किसी समस्या से संबंधित आंकड़ों को का जो वर्गीकरण है वो इतना व्यापक होना चाहिए कि समस्या से संबंध में एकत्रित किए गए सभी आंकड़े किसी न किसी वर्ग में अवश्य शामिल हो जाएं। कोई भी इकाई वर्गीकरण से बाहर नहीं रहना चाहिए। तीसरा है हमारा सजातीयता। प्रत्येक वर्ग की सभी इकाइयां समान गुण वाली होनी चाहिए। जैसे शिक्षित वर्ग में भी वे इकाई रखी जाने चाहिए जो शिक्षित हो। यानी ऐसा ना हो कि जब हम वर्गीकरण करें और गलती से यदि हमने शिक्षित वर्ग लिया है तो इसमें कुछ अशिक्षित लोगों को भी शामिल कर लिया जाए, तो ऐसे में जो निष्कर्ष होगा वो गलत होगा। यदि हमने सेलेक्ट किया है कि शिक्षित वर्ग कितना है तो उसमें केवल शिक्षित वर्ग को ही शामिल करना चाहिए। चौथा है हमारा अनुकूलता। वर्गों का निर्माण अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। जैसे 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की आय तथा व्यय ज्ञात करने के लिए उनका वैवाहिक स्थिति या वजन के अनुसार वर्गीकरण गलत होगा। उनका वर्गीकरण आय तथा व्यय के विभिन्न स्तरों, मदों आदि के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि हमको आय और व्यय देखना है तो हम उनका वजन देखेंगे क्या? हमको उनका वजन की आवश्यकता नहीं है। हम केवल क्या देखेंगे? आय और व्यय से संबंधित तथ्य या समंक बस देखेंगे। पांचवा है हमारा स्थिरता। एक प्रकार की जांच के वर्गीकरण का आधार एक जैसा होना चाहिए। प्रत्येक जांच के साथ आधार नहीं बदलना चाहिए। ये कोशिश करना चाहिए कि हर बार जो जांच का स्तर हो वो कैसा हो, उसका आधार कैसा हो, एक जैसा हो। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्नावली तथा अनुसूची में अंतर लिखिए। इस प्रश्न को समझने के लिए मैंने 2 चित्र लिया है। ये देखिए, ये कुछ फॉर्म भर रहे हैं, कुछ प्रश्नावली भर रहे हैं। ये कहलाएगा हमारा प्रश्नावली जब सूचक स्वयं भर रहा है। और अनुसूची क्या होगा? जब हम किसी और से, ये प्रगणक है जब किसी और से पूछकर ये जो उत्तर देगा ये कहलाएगा हमारा अनुसूची। या हम कह सकते हैं प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली सांख्यिकी अनुसंधान हेतु चुने गए विषय से संबंधित प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसमें सूचक स्वयं इसका उत्तर देता है। और अनुसूची क्या है? अनुसूची सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करने की विधि है। इसमें अनेक कठिनाई आती है कि सूचना कई बार क्या होती है, ये अपूर्ण भर दे या अशुद्ध हो जाए। इसको दूर करने के लिए, इस कठिनाई को दूर करने के लिए कभी कभी प्रशिक्षित प्रगणक नियुक्त किए जाते हैं और ये इनसे पूछकर इनकी सूचना के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इनको इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है कुल मिला के लगभग एक सी है, परंतु यही अंतर है कि अनुसूची में कौन सूचना भरता है? प्रगणक भरता है, जबकि प्रश्नावली में सूचक स्वयं भरता है। हम इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर है प्रश्नावली और अनुसूची में। प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर
स्वयं सूचना देने वाले को ही लिखना पड़ता है। अभी हमने चित्र में देखा था ना कि सूचना देने वाला स्वयं लिखता है। अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर लिखने का काम स्वयं प्रगणक को करना पड़ता है। वो पूछ के लिख रहा था, अभी हमने चित्र में देखा था कि प्रगणक पूछकर प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, वह कहलाता है अनुसूची। दूसरा है, प्रश्नावली में सूचना देने वाले को अपने विवेक के अनुसार ही उत्तर लिखना पड़ता है। ये हमको खुद को सोच के लिखना पड़ता है। जबकि अनुसूची में प्रश्नों को समझने में प्रगणक या अनुसंधानकर्ता की सहायता मिल जाती है। यहाँ जो अनुसंधान करता है वो सहायता ये कर सकता है, वो बता सकता है हमसे कि वो प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। तो इस तरह से यहाँ जो भी काम होगा प्रश्नावली में हमको खुद को करना पड़ेगा, जबकि यहाँ हम कुछ डिस्कशन करके उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्नावली में प्रश्नों की सूची डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेज दी जाती है। डाक मतलब पोस्ट के द्वारा। चिट्ठी घर पहुंच गई और उसका उत्तर हमने लिख दिया और उसमें रिटर्न टिकट का भी स्टैम्प चिपका होता है और हमसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसको भर दीजिए और इसको वापस पोस्ट कर दीजिए। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को स्वयं ही सूचना देने वाले के संपर्क करना पड़ता है। यानी यहाँ पर प्रगणक स्वयं जाता है। यहाँ तो एक कागज भेज दिया जाता है बाई पोस्ट, जबकि अनुसूची में क्या होता है, प्रगणक स्वयं जाता है, क्योंकि उसको तो सामने जाके प्रश्नों के उत्तर चाहिए होता है, वो पूछ पूछ के लिखता है। अगला है हमारा, प्रश्नावली कम खर्चीली होती है। इस विधि में डाक का खर्च कम आता है। प्रश्नावली में श्रम व समय दोनों की बचत होती है, क्योंकि यहाँ पर हमको खुद नहीं जाना पड़ता है, हम प्रश्नावली को सूचनादाताओं के घर हम पहुंचा देते हैं। जबकि अनुसूची अत्यधिक खर्चीली होती है। क्यों होती है खर्चीली? क्योंकि प्रगणक को स्वयं सूचनादाताओं से मिलना होता है। मान लो कोई व्यक्ति है जिससे हमको सूचना एकत्रित करना है और वो 100 किलोमीटर दूर रह रहा है, तो प्रगणक को 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जबकि प्रश्नावली में क्या होगा, हम उसके घर में पोस्ट कर देंगे। तो इस तरह से प्रश्नावली और अनुसूची में बहुत छोटा अंतर है, बहुत ही छोटा, कि अनुसूची जो होती है वो प्रगणक के द्वारा भरी जाती है और जो प्रश्नावली है सूचनादाता स्वयं भरता है। अब अगला प्रश्न को समझने के लिए मैंने ये तालिका दी है आपको, तो आप ये तालिका ये ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि इसमें गांव में महिला है और पुरुषों की संख्या है। गांव में पुरुष और महिला की जनसंख्या 1000 में दी हुई है। ये तालिका दी है, ऊपर दिया पुरुषों की संख्या और नीचे दिया है महिलाओं की संख्या। अब ये अगला चित्र है, ये भी उसी तालिका से बना हुआ चित्र है। ये दिया हुआ है, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये महिलाओं के आंकड़ों को हमने बिंदु रेख में प्रदर्शित किया है, ये पुरुष को ग्रीन कलर में, जबकि महिलाएं दिख रही हैं हमारी ये ऊपर ऑरेंज कलर में। तो ये है हमारा गांव में पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या का बिंदु रेखीय प्रदर्शन। अब आपको ये बताना है कि आपको तालिका याद है या बिंदु रेखीय प्रदर्शन। यदि हम किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो उसको ज्यादा अच्छा क्या लगेगा, तालिका की तुलना में ये बिंदु रेखीय प्रदर्शन लगेगा, क्योंकि इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि पुरुष की संख्या अधिक है या महिला की संख्या अधिक है, और ये थोड़ा हमको आकर्षक भी लग रहा है। इसीलिए अधिक देर तक हम किसको याद रख सकते हैं, बिंदु रेखीय प्रदर्शन को। किसी भी चीज का यदि हम ग्राफ या चित्र के द्वारा प्रदर्शन करते हैं तो वो हमारे दिमाग में अधिक समय तक रहता है। यदि हम इसको तालिका के रूप में बच्चों को याद कराएंगे तो वो आसानी से याद हमको नहीं होगी। तो इस तरह से हमको हमारा जो प्रश्न है वो यही है कि बिंदु रेखीय प्रदर्शन के क्या लाभ हैं। बिंदु रेखीय प्रदर्शन समंकों के प्रस्तुतीकरण की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत सांख्यिकी तथ्यों को ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाता है। सांख्यिकी आंकड़ों के चित्र या बिंदु रेखीय प्रस्तुतीकरण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। यानी हमको बिंदु रेखीय प्रदर्शन के कौन कौन से लाभ हैं इसको हमको उत्तर में लिखना है। कोई भी 3 लिखना है, मैंने यहाँ 7 इसलिए लिखे हैं, पॉइंट ज्यादा इसलिए लिखे हैं कि हो सकता है कि आपको कोई सरल लगे और कोई कठिन लगे। तो इन 7 में से आप कोई भी 4 या 5 बिंदुओं को अच्छे से याद कर सकते हैं। पहला है हमारा सरल व सुबोध सूचना, अधिक समय तक याद रखना, समझने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। चौथा पॉइंट है हमारा आकर्षक और प्रभावशाली साधन,
पांचवा है सूचना के साथ मनोरंजन, एक ही दृष्टि में तुलना में सहायक, समय व श्रम की बचत। सबसे पहला है इसका हमारा सरल व सुबोध सूचना। चित्रों और ग्राफ की सहायता से जटिल आंकड़ों को सरल, साधारण एवं समझने योग्य बनाया जा सकता है। इनको देखते ही आंकड़ों की विशेषताएं हमको समझ में आ जाती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा अधिक समय तक याद रखना। इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े हमारे मस्तिष्क में अधिक लंबे समय तक अंकित रहते हैं। इनको हम शीघ्रता से नहीं भुला सकते। तीसरा है हमारा समझने के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता नहीं। आंकड़ों को जब चित्रों या ग्राफों के द्वारा दर्शाया जाता है तो उनको समझने के लिए विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। चित्रों को सहज स्वभाव व साधारण ढंग से हम समझ सकते हैं। चौथा है हमारा आकर्षक और प्रभावशाली साधन। ग्राफ व चित्र आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं। यह मन एवं मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। स्थायी प्रभाव डालते हैं का मतलब है हमको चित्र बहुत देर तक याद रहते हैं। हमने जो अभी तालिका बनाई थी वो आसानी से याद नहीं थी, जबकि हमको कुछ ऐसा याद है कि पुरुष की ये था आंकड़े और ये महिला के थे, तो कुछ दिमाग में ये हमको बहुत देर तक याद रहता है, जबकि जो अंक होते हैं, तालिका होती है, वो हमको आसानी से याद नहीं रहती। तो ये हमारे जो बिंदु रेखी प्रदर्शन है ये मस्तिष्क में स्थायी प्रभाव डालते हैं, यानी हमको अधिक समय तक याद रहते हैं। ये एक तथ्य जो एक सामान्य व्यक्ति अंकों के द्वारा नहीं आसानी से समझ पाता, उसको हम ग्राफ और चित्रों की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक चित्र 1000 शब्द के बराबर होता है। यानी इसके लिए कहा जाता है कि एक चित्र 1000 शब्द के बराबर होता है। यानी हम बहुत सारी कहानी लिख रहे हैं और उसके बदले में कोई भी एक चित्र प्रस्तुत कर दे रहे हैं, तो वो हमको अधिक समय तक हमारे लिए दिमाग में स्थायी रूप पर रहेगी। अब अगला प्रश्न भी बिंदु रेखीय प्रदर्शन से संबंधित है। ये हमको ये बताना है अगले प्रश्न में कि ये बिंदु रेखीय प्रदर्शन करते समय हमको कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, इसका नियम क्या है। इसके बहुत सारे नियम हैं। यही आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हमको इसको बहुत अच्छे से इसका शीर्षक लिखना चाहिए, इसको स्पष्ट लिखना चाहिए, इसको अलग अलग कलर से बना देना चाहिए, और ये चित्र बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इसका जो पैमाना है, पैमाना का मतलब ये देखिए आप 2012-13 लिया है, यहाँ 13-14 लिया है, 14-15 लिया है, तो ये जो पैमाने हैं ये 4 है, 8 है, 12 है। तो ये पैमाने का जो उपयोग है ये भी कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। रंगों का भी प्रयोग होना चाहिए। आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से हमारे जो ग्राफ है वो बनाना चाहिए। तो ये जो हमारा प्रश्न है अगला यही है कि बिंदु रेखीय बनाते समय किन किन सामान्य नियमों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि आकार कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए, उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए, आकर्षक एवं प्रभावशाली होना चाहिए, चित्रों व रंगों का प्रयोग होना चाहिए, उचित पैमाना होना चाहिए, शब्दों या अंकों का कम से कम प्रयोग होना चाहिए, और सातवां है आंकड़ों का विवरण। देखिए बार बार मैं कह रही हूं, मैंने यहाँ पॉइंट ज्यादा लिए हैं। ये प्रश्न है 3 अंक का, तो आप 3 से 4 जो पॉइंट हैं उनका डिटेल बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, और यदि आपको कोई सरल लग रहा है तो आप अपने अनुसार उसको परीक्षा में लिख सकते हैं। ग्राफ बनाने के सामान्य नियम, इसका पहला है हमारा पॉइंट उचित आकार। चित्रों या ग्राफों का आकार कागज के आकार के अनुरूप ही होना चाहिए। यह शुद्ध तथा आकार के अनुसार ही होना चाहिए, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई कैसी होना चाहिए, प्रॉपर सही ढंग से। यदि मान लो आपका ये स्लाइड के बराबर पेपर है और आपने यदि इतना छोटा सा चित्र बना दिया तो ये सही नहीं है। आपको इस पेज के अनुसार ही आप प्रॉपर सही ढंग से चित्र बनाइए, उसकी लंबाई चौड़ाई उचित रहेगी तो हमको समझने में भी आसानी हो जाएगी। ना बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उपयुक्त शीर्षक। प्रत्येक चित्र या ग्राफ से संबंधित शीर्षक दिया जाना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त, सरल और स्वयं परिचायक होना चाहिए।
स्वयं परिचायक होना चाहिए का मतलब है हमने यहाँ पर एक बिंदु रेखी प्रदर्शन बनाया कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए कि कक्षा 11वीं में कितने छात्र हैं और कितनी छात्राएं हैं। ये हमने ग्राफ बनाया। यदि हम ये जो शीर्षक है शीर्षक को ही पढ़ेंगे तो हमको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि ये चित्र किससे संबंधित है। इसको पढ़ने के बाद हमें ये पता हो जाएगा कि ये जो चित्र बना हुआ बिंदु रेखी प्रदर्शन है ये कक्षा 11वीं में उपस्थित या एडमिशन जितने बच्चों का हुआ है छात्र और छात्राएं कितनी हैं उनसे संबंधित है। तो इसीलिए जो शीर्षक है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा उचित पैमाना। पैमाना ऐसा होना चाहिए कि चित्र स्थान को ध्यान में रखते हुए ना तो बहुत बड़े बन जाए और ना बहुत छोटे रहें। पैमाना चित्र के ऊपर या नीचे लिख देना चाहिए। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ये जो हम पैमाना लेते हैं ये बहुत उचित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये बहुत छोटे हैं हो तो आपका चित्र बहुत छोटा बन जाएगा और यदि पैमाना बहुत बड़ा आपने लिया तो आपके पेपर में ये चित्र कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपके जो पैमाने हो वो कैसे होना चाहिए? उचित होना चाहिए, ना छोटे होना चाहिए और ना बड़े होना चाहिए। पैमाने चित्र के ऊपर या नीचे लिख देना चाहिए। यहाँ पर हमको बॉक्स बना के लिख देना चाहिए कि हमने एक्स अक्ष में कौन सा पैमाना लिया है और वाई अक्ष में कौन सा पैमाना। आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं और चित्र के बाद यहाँ पर नीचे भी पैमाने को लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा सरल। सरलता चित्रों और ग्राफों का एक विशेष गुण होता है। चित्र या ग्राफ सदैव सरल होना चाहिए तथा समझने के योग्य होना चाहिए। आप इस पॉइंट को तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सरलता से समझ गए होंगे कि हमको ऐसे चित्र बनाना चाहिए जो आसानी से सबके समझ में आ जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि यूनिट 2 बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इसके भाग 2 में और जितने प्रश्न बैंक के प्रश्न बचे हुए हैं मैं उसको जल्दी से लेकर आऊंगी और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको इस स्लाइड की इस वीडियो के जितनी पीडीएफ वो मिल जाएगी। उसको देखकर आप अपने नोट्स बना लीजिए परीक्षा के लिए, क्योंकि परीक्षा के लिए आपके पास बहुत कम समय बचा है। और यदि आपको कोई भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।